हेलो स्टूडेंट, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार रैतला वाराणसी से मैं मुन्ना सर। आपको जीव विज्ञान का दूसरा चैप्टर जो कि पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन है, इसके बारे में अध्ययन कराएंगे। स्टूडेंट ध्यान दें, ये जीव विज्ञान का दूसरा चैप्टर है, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें सबसे पहले आप हेडिंग देख रहे हैं पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण। तो इसमें सबसे पहले हम पुंकेसर के बारे में अध्ययन करेंगे। पुंकेसर पुष्प का नर जनन अंग होता है। पुंकेसर दो भागों में विभक्त रहता है। इसमें लंबा एवं पतला डंठल तंतु फिलामेंट कहलाता है। स्टूडेंट ध्यान दें, जो पुंकेसर है आपको पहले चैप्टर में बताया गया है, जो पुंकेसर है वो पुष्प का नर जनन अंग है और जो पुंकेसर है वो दो भागों में विभक्त रहता है। इसमें एक जो लंबा पतला है डंठल, उसे आप फिलामेंट कहते हैं। अब पुंकेसरों की जो संख्या और लंबाई है विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न भिन्न होती है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, अगर आप गुड़हल का पुष्प ले लीजिए, मटर का ले लीजिए, सरसों का ले लीजिए, तो देखेंगे आपके जो भिन्न भिन्न प्रजाति के हैं उनमें पुंकेसरों की संख्या भी भिन्न भिन्न है और उसकी लंबाई भी क्या है, भिन्न भिन्न होती है। एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश द्विपालित होते हैं, अर्थात उनमें दो भाग होते हैं, तथा प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं, कक्ष होते हैं, अर्थात ये द्विकोष्ठी होते हैं। प्रायः एक अनुलंब खाच कोष्ठ को अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। परागकोश एक चार दिशी चतुष्कोणीय संरचना होती है। स्टूडेंट ध्यान दें, जो परागकोश है वो चतुष्कोणीय है, अर्थात चार कक्षों में है, चार तरफ कोने हैं, जिसमें चार कोनों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती है, जो प्रत्येक पाली में दो होती है। यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागकुटी बन जाती है, जिसमें परागकण भरे होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ आप देखिए, फिगर में आप देखिए, आप देख रहे हैं कि ये पुंकेसर है, इस जो दो भागों में बटा है। तो ये लंबा जो पतला है तंतु है फिलामेंट, और ये परागकोश ही जो है आपका लघु बीजाणुधानी जो चार कक्षों में है वो यहाँ पर बट गया है और इसी में परागकण क्या होते हैं, विकसित होते हैं, भरे रहते हैं। ये आपका पुंकेसर है और ये एक पुंकेसर का अनुप्रस्थ काट है। आगे आप स्टूडेंट ध्यान दें, लघु बीजाणुधानी की संरचना। एक अनुप्रस्थ काट में एक प्ररूपी लघु बीजाणुधानी बाह्य रूप रेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है। स्टूडेंट आप देख रहे हैं फिगर में, यहाँ पर है लगभग गोलाई में। यह चार परतों से ढकी होती है, जिन्हें बाहर से बाह्य त्वचा, एंडोथेसियम, मध्य परत तथा टैप्टम कहते हैं। बाहरी तीन परत संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, बीजाणुधानी की जब आप संरचना बनाएंगे तो उसमें चार परत दिखती हैं। जो बाहरी तीन परत हैं वो सुरक्षा का कार्य करती हैं। ये आपका क्वेश्चन है और इससे अच्छा क्वेश्चन आपका है, जबकि आंतरिक परत टैपिटम है वो परागकणों को पोषण देती है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि परागकण जो हैं, उनके संग जो निर्मित हो रहे हैं परागकण, उनको पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करता है? तो आपका आंसर रहेगा टैपिटम। ये आपका, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर बहुविकल्प में। ध्यान दीजिए नोट में स्टूडेंट, टैपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य से भरी होती हैं और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, जो टैपिटम की कोशिकाएं होती हैं, टैपिटम लघु बीजाणुधानी का आंतरिक परत है और टैपिटम का कार्य है परागकणों को पोषण देना। पोषण का मतलब उन्हें कह सकते हैं पोषक पदार्थ प्रदान करना। और यह टैपिटम की जो कोशिकाएं हैं उनमें जीव द्रव्य अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही इसमें एक से अधिक केंद्रक उपस्थित होते हैं। यहाँ आप स्टूडेंट ध्यान दें,
ये आप देखिए एक आवश्यक पराग कोश का अनुप्रस्थ काट है, और यहाँ इस फिगर में दिखाया जा रहा है आपको कि सबसे बाहर की जो परत है वह है त्वचा, अंदर की परत एंडोथेसियम, उससे और जो परत है अंदर 2-3 वो मध्य परत है, और सबसे जो आंतरिक परत है स्टूडेंट यहाँ पर एक टेपिटम, और यही पराग कणों को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। और ये जगह जगह पर आपको दिखाए गए हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका, जिससे परागकण निर्मित होंगे। तो ये स्टूडेंट जब किसी पराग कोश अनुप्रस्थ काट का आप अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें 4 परत पाई जाती है। बाहर से 3 परत बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम, मध्य परत, ये पराग कणों की सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि आंतरिक परत जो टेपिटम है वो पराग कणों के पोषण में सहायक होती है। यहाँ देखिए स्टूडेंट यह फिगर आपको एक स्फुटित परिपक्व पराग कोश का अनुप्रस्थ काट है। आपको 2 नंबर में आता है कि एक परिपक्व पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। स्टूडेंट आप देख रहे हैं सब कुछ वही है, बाह्य त्वचा है सबसे बाहर की तरफ, अंदर की तरफ सब आंतरिक परत हैं सब इधर, और ये बिखरे हुए अवस्था में परागकण दिखाए गए हैं फिगर में। तो स्टूडेंट ये सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर की दृष्टि से कि 2 नंबर में फिगर के एक अनुप्रस्थ पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का आप नामांकित चित्र बनाए, तो ये आपका है। आगे आप स्टूडेंट ध्यान दें, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन वहीं परागकण के निर्माण को, या कह सकते हैं लघु बीजाणु के निर्माण को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो इसको आप देखें, जैसे जैसे पराग कोश विकसित होता है, बीजाणुजन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय या स्पोर टीट्रैट बनाती हैं। स्पोर टीट्रैट अर्थात कह सकते हैं 4 कोशिकाएं निर्मित करती हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, जैसे जैसे कोई पराग कोश है विकसित हो रहा है तो उसमें बीजाणुजन ऊतक का निर्माण होगा, और वह ऊतक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा स्पोर टीट्रैट का निर्माण करती है। प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मातृक कोशिका होती है। एक पराग मातृक कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, एक पराग मातृक कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन से आप क्या समझते हैं, एक पराग मातृक कोशिका है, उससे आप कह सकते हैं लघु बीजाणु का निर्माण हो रहा है। स्टूडेंट किस विधि द्वारा निर्मित हो रहे हैं सर, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। तो इसी क्रिया को आप कहते हैं लघु बीजाणु जनन। आगे आप देखिए, जैसे ही पराग कोश परिपक्व एवं स्फुरित होता है तब लघु बीजाणु एक दूसरे से विलग हो जाते हैं अर्थात अलग हो जाते हैं और परागकणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि परागकण कैसे निर्मित हो रहा है। परागकण का निर्माण आप कह सकते हैं पुंकेसर में हो रहा है। अब पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, परागकोश और फिलामेंट तंतु। परागकोश में पुंकेसर का निर्माण हो रहा है। अब पुंकेसर का निर्माण होना एक तरह से कह सकते हैं वहीं आपका लघु बीजाणु जनन। आगे स्टूडेंट आप देखेंगे परागकण। परागकण क्या होता है, पॉलन ग्रेन क्या होता है, तो यहाँ पर आपको 2-4 लाइनों में बताया जा रहा है, बाकी आपको दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो परागकण नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। स्टूडेंट ध्यान दें, जो परागकण होता है ना वो एक तरह से नर, या ऊपर जो आपको जो बताया गया कि नर जननांग है, तो वह एक तरह से नर युग्मक है। परागकण जो है वो नर युग्मक है। तो यही है कि परागकण नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। परागकण गोलाकार होते हैं। ध्यान दें स्टूडेंट, परागकण जो होते हैं वो गोलाकार आकृति के होते हैं, जिनका व्यास लगभग 20 से 50 माइक्रोमीटर होता है। 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इसमें 2 परत पाई जाती हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, जो परागकण का व्यास है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर है, और इसमें परत जो है 2 ठे है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि
कठोर बाहरी भित्ति को, जो बाहरी परत है जो बाहर की है, कठोर है, और उसे इग्जाइन कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, परागकण का बाहरी परत इग्जाइन कहलाता है, जबकि आंतरिक परत इंटाइन कहलाता है। स्टूडेंट आपको बताया जा रहा है कि इग्जाइन जो बाहरी परत है उसमें स्पोरोपोलिनिन की परत पाई जाती है। स्पोरोपोलिनिन बहुत ही हार्ड कह सकते हैं, अम्ल क्षार के प्रति बिल्कुल संवेदनशील नहीं होती है, या अम्ल क्षारों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आज तक ऐसे एंजाइमों का भी विकास नहीं हुआ है जो स्पोरोपोलिनिन की परत को अपघटित कर सके। इस तरह से आप देखेंगे कि स्पोरोपोलिनिन की परत अम्ल क्षार और एंजाइमों का कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। एक जगह इग्जाइन में एक जगह ऐसा भी होता है जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन की परत नहीं पाई जाती है, वहाँ एक छोटा सा छिद्र उपस्थित होता है जहाँ से जनन नलिका निकलती है। तो स्टूडेंट परागकण के बारे में और भी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही आपको दिया जा रहा है।